सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की कला के बारे में। और ये हम इसलिए बात करें कि कई बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि आंसर राइटिंग कब करें, कैसे करें। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप विशेषकर 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास अच्छा मौका है कि जून से लेकर दिसंबर तक अपना मेंस पढ़ें और सिलेबस कवर करें। तो इसमें देखेंगे ये जो मॉडल आंसर है, जो हमारे सेशन चल रहे हैं, लाइव सेशन चल रहे हैं, उस पर बच्चे जो रियल टाइम में लिखते हैं उनके मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा। और दो यूनिक टिप आपको दूंगा कि पिछले 2 सालों में 2024 और 25 के अंदर क्या ऐसा बदलाव आया है। बार बार टॉपर्स की कॉपीज़ देखने के बाद में दो आउटकम वहाँ से निकल के आए कि ज़्यादा मार्क्स किन के आ रहे हैं, मैं उन पर भी बात करूँगा। क्योंकि आप चाहे हिंदी मीडियम ले लो चाहे इंग्लिश मीडियम ले लो, दोनों के ही जीएस में मार्क्स आए हैं। हिंदी मीडियम में पहली बार 450 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में तो हमेशा ही आते रहे जीएस के अंदर, लेकिन इस बार भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो उन चीज़ों को लेकर हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये कॉपी की बात कर रहे हैं। और मतलब कोई कम नहीं यार, हिंदी मीडियम के बच्चे जैसे अभी ये जो कॉपी है, हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। 2027 का एक बैच स्टार्ट किया हमने जनवरी में, उसमें जुड़ा हुआ है। और एक 2027 का बैच नया आ गया है, अभी लेटेस्ट लॉन्च कर दिया है। आप चाहते हो कि 2027 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आपने पढ़ा, पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपको 2027 का टारगेट है ना, तो आपको हिंदी मीडियम में ये आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेरे हिसाब से करनी चाहिए एक अच्छे मेंटर के साथ में। क्योंकि आप मुझे जानते हो, मुझे 5 मेंस लिखने हो, 4 इंटरव्यू देने का अनुभव है। और मेंस में एक बार 821 आज भी चुके हैं मेंस में, तो बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं। तो ये जैसे कॉपी है तो एक तरह से टॉपर ही है, मतलब जब भी इनको मौका मिलेगा मेंस लिखने का। और ये इवन इनका प्री का भी मतलब बहुत तगड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जनवरी के अंदर 27 वाले बैच में जुड़े थे। तो एक एक करके बात बताऊंगा। तो जो 2 टिप्स बता रहा था मैं आपको, 2 जो बदलाव आए थे पहले। नॉर्मली आप है ना 2018-19 से लेकर 21-22-23 तक जो कॉपियाँ देखोगे ना, जब इंग्लिश मीडियम की चाहे हिंदी मीडियम की कॉपियाँ, उन कॉपीज़ में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, फ्लो चार्ट डायग्राम, फैंसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी मतलब। लेकिन 2024 और 25 के अंदर उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं जो डीप में लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे 2024 मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था, और मेंस के दौरान हम लोग कितने पॉइंट लिखते थे, 150 वर्ड वाले में 4-5-6 पॉइंट लिखते थे ना। और वही हमारे जो साथी है जो 8-8-9-9 पॉइंट लिख के आ रहे हैं 150 वर्ड में, उनको मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे। ये मैंने एक पाया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पाया। अभी जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हम टॉपर्स की कॉपीज बहुत ज़्यादा लाते हैं, बहुत ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सीखने के लिए होती है, बहुत ज़्यादा सिखाती है। तो अभी जैसे हम इंग्लिश मीडियम की कॉपियाँ देख रहे थे इस बार, और इस बार हिंदी मीडियम की जैसे प्राची के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत और कॉपियाँ मिल जाएगी। उन कॉपी पर देखा जहाँ हम ट्रेडिशनल रूप से, विशेषकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे 150 वर्ड में 5 पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो वो 8-8-9-9 पॉइंट लिख रहे हैं। इसका मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उनकी। ये एक बड़ा फैक्टर अंतर है। जैसे आपको बोला ना कि 2 आपको टिप्स देने वाला हूँ बढ़िया वाली। एक टिप्स ये है, बहुत ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी है। और दूसरा उनका पॉइंट है, लॉजिकल बहुत लिखते हैं वो, हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल और डेटा लगाते हैं। अब वो फैंसी नहीं है कि वो डायग्राम ये कर दिया वो कर दिया। एग्जामिनर को ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं यार। मतलब आप खुद कॉपियाँ एक बार ढूंढ लेना, सबके गूगल में या विजन पोर्टल या दृष्टि के सब जगह आपको टॉपर्स की कॉपियाँ मिल जाएगी। वहाँ पे एक बार देख लेना कि एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा लॉजिकल वे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, सामान्य पॉइंट नहीं लिखते हैं, गहराई के साथ में लिखते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से गुड फॉर्मेटिंग के साथ लिखते हैं। ये एक आपके लिए बोनस टिप है, ठीक है। तो जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, अच्छा ये बातें बच्चों को सिखाई गई। पहले मैं नॉर्मली अपनी आंसर राइटिंग सिखा रहा था, तो मेंटर भी खुद सीखता है। मैं तो खुद अपनी गलतियां स्वीकार करता हूँ। लेकिन चूंकि एक यूपीसी मेंस लिखने का अनुभव बहुत तगड़ा अनुभव है, वो अनुभव सिखाता आपको। उस अनुभव ने 4 इंटरव्यू कॉल करवाए, तो वो इतना तो पता था कि जो मैं कर रहा था, जो बच्चों को सिखा रहा हूँ, वो कम तो नहीं है मतलब। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जो आंसर राइटिंग थी, आंसर राइटिंग का जो बैच प्री के बाद में आया था, लकीली ये जितने भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स थे मोस्ट ऑफ, उस आंसर राइटिंग बैच में थे वो। हालांकि वो फ्री चलाया था हमने, तो मैंने कोई रिजल्ट का दावा नहीं किया, क्योंकि उसमें 100 बच्चे जुड़े थे, उनको कंटेंट बहुत तगड़ा दिया गया था। मतलब लास्ट टाइम ऐसा किया था, जो प्री प्री निकाले थे जिन्होंने, उनके लिए हमने फ्री में किया था। तो हम उसका दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्री बैच था वो। जो भी बच्चे जुड़े थे, जितना भी कंटेंट हमने दिया, जो टेस्ट लिए, तो हमने कोई दावा नहीं किया उसका। लेकिन इस बार जैसे प्री 26 लग रहा है, तो इस बार हम थोड़ा सा पेड करेंगे उसको, क्योंकि यही रूल है। मतलब आप यदि थोड़ा बहुत पेड नहीं रखते हो, तो एक तो लोग कदर कम करते हैं फ्री वाली चीज़ों की, दूसरा फिर उसको हम कहीं एडवर्टाइजमेंट में दिखा नहीं सकते अपनी मेंटरशिप में, तो उसका फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो हम इस बार दूसरी एक और चीज़ हमने की है कि इस बार हम अच्छे मेंटर भी लेके आएंगे उसमें। जैसे आप में से कोई बच्चा स्टूडेंट
26 में मतलब प्री दिए और निकल रहा आराम से, तो रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। रिजल्ट के बाद भी शुरू करेंगे मेंटरशिप। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमने एक 2027 की लॉन्च की है, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वो भी बता दूंगा उसकी डिटेल आपको। पहले मैं एक बार जो चीज़ें बता रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मेसोलिथिक काल का है। अब ये एक थीम आपको पता होनी चाहिए। आप ना पहले एज्यूम कर सकते हो अगले साल यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, यदि आप थीम के हिसाब से पढ़ते हो। आपको पता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन बनता है, जैसे पहले भी आ चुका है, उनके नगरों की विशेषताएं आ चुकी है। जब हड़प्पा का आ गया तो हो सकता है वैदिक काल का आ जाए, है ना। वैदिक काल का आ गया तो उससे आगे जो काल, गुप्त काल का कोई स्थापत्य काल आ जाए, गुप्त काल का आ गया तो मौर्य काल का आ सकता है। ये एक थीम बनती है यूपीएससी की, आप पहले एज्यूम कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन अक्सर आता है आपदा प्रबंधन का, जैसे आपदाओं का आता है कि पहले उसने वोल्केनो पूछा, फिर भूस्खलन पूछा, फिर कोई सूखा पूछा और अगली बार सुनामी पूछेगा। ये हमने लास्ट टाइम किया और हमें बहुत फ़ायदा मिला। जैसे हम लास्ट टाइम 2026 की मेंटरशिप कर रहे थे उसमें जो पहला पेपर लगा था, क्योंकि जब मेंटरशिप चल रही थी तो पहला पेपर ही हुआ था यूपीसी का, तब तक हम पहला कवर कर पाए थे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी थीम पे डिट्टो मतलब पूछ लिए गए। और ये सबको पता है, यदि आप वो वीडियो देख रहे हो जो बच्चे मेंटरशिप में थे, तो इसका ये फ़ायदा मिलता है कि हम पहले आंकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा, जैसे ये मेसोलिथिक वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है। तो एक तो इसमें प्रॉपर देखो कैसे इंट्रो लिखा गया है, विथ सुंदर राइटिंग, सुंदर फैक्ट के साथ में कैसे इंट्रो लिखा गया है, आप ये देखो। ठीक है, दूसरा, अच्छा कुछ बच्चों को कई बार लगता है कि सर ये तो ना घर पे बैठ के आराम से लिख सकते हैं। जब ये स्टूडेंट लिख रहा था मुझे भी थोड़ा सा देखो डाउट हुआ था, है ना, कि यार इतना अच्छा आंसर वो भी 7 मिनट में कैसे लिख सकता है। तो मैं अक्सर करता हूँ कि जैसे लाइव क्लास चलती है तो बच्चे को बोलता हूँ कि नाम लेके कि हाँ आप तुरंत ही मुझे अभी ये पीडीएफ भेज दो, तुरंत ही भेज दो, मतलब, है ना। तो सब बच्चों की भ्रांतियाँ दूर होगी कि यार इतने अच्छे कैसे लिख रहे हैं बच्चे। वो मेहनत से, मतलब प्रैक्टिस करते करते, कोई चमत्कार नहीं है, मेहनत का ही काम है। आंसर राइटिंग की कला होती है जो निखारनी पड़ती है आपको बार बार। तो जैसे इसमें आप देखोगे प्रॉपर जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ, और फैक्ट भी डालने चाहिए। इंट्रो में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो फैक्ट डालो थोड़े से, फैक्ट से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आराम से उसके मेसोलिथिक जो काल उसके बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन की डिमांड पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि मेसोलिथिक काल के शैलचित्र केवल कला नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण, संस्कृति का जीवन दस्तावेज है। ठीक है, ये अपने मेंटरशिप में चलते हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा। तो न केवल हमें कला के बारे में बताना पड़ेगा, बल्कि हमें उस समय की जो मेसोलिथिक काल के जो चित्र है ना, उनकी सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्कृति के बारे में भी हमें जानकारी देनी पड़ेगी। और ऐसे क्वेश्चन में आपको चाहिए डेटा। आपने प्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, ठीक है, ये भीमबेटका से लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उनके चित्र देखे हैं, एनसीईआरटी में चित्र याद आ रहे होंगे, वो कैसे भित्ति चित्र बनाए गए थे गुफाओं के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और उसके लिए चाहिए आपको अच्छा कंटेंट जो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग लगेगी कला समाज, ये ठीक है। तो इसमें समाज की संरचना का प्रतिबिंब कैसे है कि उसमें जैसे समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है ना, समाज में मनोरंजन हेतु नृत्य। अब तो ये मेन पॉइंट लिखा कि हाँ ये मेन पॉइंट हुआ, सब हेडिंग हुई, है ना, मेन हेडिंग होगी फिर सब हेडिंग होगी, प्रॉपर लिखा है। और फिर उसके अंदर एग्जाम्पल्स और लाइनों के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये पार्ट होता है कि एक डाइवर्सिटी क्रिएट की और उसके अंदर कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल भी लिखा कि जो जैसे कुपगल सेल चित्र में मानव समूह में दिखाया गया, और चित्र भी बना दिया यहाँ पे। बच्चे की कला देखो एकदम, और ये रियल टाइम में लिखा हुआ है, 7-8 मिनट में लिखा हुआ है, कोई ऐसा फैंसी नहीं। आप बिठा के कभी भी बिठा के चेक कर लेना चाहिए, जो मेंटरशिप के बच्चे हैं ना कभी चेक कर लेना, क्योंकि आंसर राइटिंग करते हुए उनको 5 महीने हो गए। ठीक है, इसके अलावा जैसे पर्यावरणीय पक्ष कैसे दिखाए गए हैं, जीव जंतुओं के बारे में दिखाया गया है। एग्जाम्पल देखो भीमबेटका के बाइसन, हिरन, हाथी, ये दिखाया गया। इसमें धार्मिक पक्ष देख लो, इनके धार्मिक पक्षों के उनके एग्जाम्पल हैं। फिर उनके आर्थिक पक्ष भी थोड़ा एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया भीमबेटका, ये सब राजनीतिक पक्ष, मतलब सामाजिक राजनीतिक सारे पक्ष उन्होंने दिखाए हैं। ठीक है, और साथ में मैप भी बनाया कि कहाँ कहाँ पे ये मेसोलिथिक काल के चित्र पाए जाते हैं, किस तरीके के चित्र पाए जाते हैं, वो भी मैप और इनके डायग्राम, मतलब एक्स्ट्रा भी वैलिडेशन भी कर दिया। जो फेक डेटा और डायग्राम है, उनकी कलात्मक जो पक्ष क्वेश्चन की डिमांड थी कि उसमें कौन कौन से कलर का यूज़ किया गया था, है ना, किस प्रकार के दर्शे थे, दीवारों पर क्या था, मतलब कैसे दिखाया गया, वो भी मतलब दिखा दिया गया है। और साथ में रिलीवेंस भी बता दिया कि देखो आज भी भीमबेटका के शैल चित्र यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। मेसोलिथिक शैल चित्र केवल कला के नहीं बल्कि आज भी हम उसकी प्रासंगिकता देखो कितनी बढ़िया सी बताई है। ये क्वेश्चन 250 वर्ड वाला है क्या? हाँ, 250 वर्ड का भी हो सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन भाई 250 वर्ड वाला ही है, ठीक है, 150 वर्ड का नहीं है क्वेश्चन। 3 पेज में लिखा गया ना, 250 वर्ड का, तो 11 मिनट मान लो, 11 मिनट में लिखा है।
ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन देखें अपन, और भी क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं होगा उन्होंने कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में था, तो इंट्रो उन्होंने प्रॉपर लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रो लिखा, प्रॉपर इंट्रो लिखा, विथ फैक्ट लिखा, कब समय काल था उन्होंने वो लिखा है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक व धार्मिक पक्ष, जो मेन क्वेश्चन की डिमांड थी वो बताई। और ये आइडिया लग जाता है कि एक क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का स्थापत्य कला का आ गया है, तो आगे चांसेस क्या रहते हैं, इस थीम से कौन से क्वेश्चन बनेगा। यूपीसी को देखो इंडिस वैली सिविलाइजेशन ये जो है ना, इनसे बहुत प्यार है, प्री में भी आते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी आते हैं। तो मान लो उसने नगरीय आयोजना का क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार नहीं 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, 2013-14 में क्वेश्चन पूछ लिया सिंधु सभ्यता का, तो 14 में, अभी 2025 में फिर से उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो आगे सिंधु सभ्यता का बनेगा तो क्या बनेगा, उनकी अर्थव्यवस्था का बन सकता है, उनके समाज के बारे में बन सकता है ना, और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमें कौन बताएगा, थीम एनालिसिस, और ये हम काफ़ी अच्छी करते हैं क्लास में, लाइव क्लास में पहले थीम एनालिसिस होती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने हैं। यूपीसी क्वेश्चन जहाँ से बनाती है एनसीईआरटी किताबें, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया आजकल स्टैंडर्ड किताब होगा एनसीईआरटी, और जहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है तो वहाँ पे और चीज़ें दिखेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे हो गया मेंस के लिए, है ना। आजकल जैसे करंट अफेयर जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पीआईबी से आ रहे हैं, और हमने यूट्यूब पे एक पीआईबी सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है, बस आप लोग देखते नहीं हो, आप लोगों को विश्वास नहीं होता, है ना, लेकिन हम चलाएंगे उसको, साल भर, साल 2 साल उसको ख़त्म नहीं करेंगे। पीआईबी अब हमेशा आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री में डेली है, मतलब 2027 की तैयारी कर रहे हो तो फॉलो करो उसको, शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ में, बहुत फ़ायदा होगा। प्री के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पीआईबी से, सरकारी चीज़ों से आ रहे हैं, गवर्नमेंट चीज़ों से आ रहे हैं, है ना, तो वो देखो। ठीक है, तो इसमें भी आप डाइवर्सिटी देखोगे, मेन चीज़ आप देखोगे, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ पॉइंट लिखा है एक तरीके से, मतलब आप देखोगे मौर्यकालीन क्वेश्चन आया तो उसके अंदर भी आप देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये कोई क्वेश्चन मौर्य काल का है ना, यहाँ उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा अपने, क्योंकि लाइव क्लास चलती रहती है ना, तो क्वेश्चन लिखा नहीं होगा, कोई नहीं उसमें। मेन चीज़ है वो डाइवर्सिटी, कंटेंट, पॉइंट, ये सब है ना, ये मायने बहुत रखता है आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट डालने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा हिंदी में ज़रूर ये दिक्कत होती है, हिंदी में मीडियम में थोड़ी सी लेखन शैली की बड़ी हो जाती है इंग्लिश मीडियम की तुलना में, तो इंग्लिश मीडियम वाले जहाँ 8 पॉइंट डाल रहे हैं तो हमारे 6 पॉइंट होते हैं कवर, लेकिन कोशिश हमें करनी है कि हमें भी 8 पॉइंट डालने हैं। हिंदी मीडियम में कोशिश ये करनी है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप, रिलीवेंस वाले डायग्राम बना सकते हो, बहुत सारे पॉइंट कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करो, तो वो फ़ायदेमंद रहता है फिर। तो जो मैं अपना 2027 की बात कर रहा हूँ, एक बेस तो जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसके तो 4-5 महीने होने को आए हैं आंसर राइटिंग का। अब आप सोचो 2027 की तैयारी करने वाले बच्चे जनवरी से ही आंसर राइटिंग करें मेरे साथ, एक खतरनाक मेंटर के साथ में, आप सोच लो अब, है ना। मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो आंसर आपको मैं दे रहा हूँ, मॉडल आंसर बना के दे रहा हूँ, उसको तो यूपीसी ने भी 4 बार पास किया है, इंटरव्यू कॉल करवाया, इसका मतलब उसमें तो आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ इससे भी तुम 10 गुना बेटर लिखो यार, जो मैं लिख के आया उससे भी 10 गुना बेटर लिख के आओ तुम, और वो आप पे क्षमताएं हैं, वो निखारेंगे, हम क्षमताओं को निकालेंगे अंदर से। तो ये जो अपना कोर्स है ज्वाइन करने के लिए, ये अपना ऐप है स्टडी विद डीजे, स्टडी विद डीजे ऐप अपना गूगल प्ले स्टोर पे देखना, iOS पे देखना, और एक बार आप उनके बच्चों की रिव्यू देख लेना आप, और स्टार भी, मतलब अभी तक तो बच्चों ने इतना प्यार दिया है, मतलब 4.9 स्टार, है ना। तो देख सकते हो, वो ऐसे नहीं मिलते हैं, वो आपकी मेहनत से मिलते हैं, बच्चों की मेहनत से मिलते हैं। और ज़्यादातर बच्चे मुझे आंसर राइटिंग के लिए जानते हैं, विश्वास आंसर राइटिंग पे करते हैं, वो भी हिंदी मीडियम के, यूपी पीसीएस को ले लो, या अन्य पीसीएस वाले बच्चे भी इस बैच में आते हैं यूपीसी वाले में। तो फीस जो रखी है 6 महीने लाइव क्लासेज होगी, 6 महीने फीस अभी इसकी 6,999, सारे टैक्स शामिल है, जीएसटी अलग से नहीं है। बाकी लोग आप देखते हो ऐसे सेम कोर्स जो आंसर राइटिंग का आप तुलना करना, 25,000 से नीचे, 30,000 से नीचे नहीं मिलेगा आपको, मैं जस्ट तुलना भी बताता हूँ। और इतना डेडिकेशन भी नहीं मिलेगा कि आपका मेंटर सारे दिन आपके साथ लगा रहेगा, है ना। और इसमें सारी चीज़ें, आंसर रिव्यू भी होते हैं आपके, मतलब रिव्यू में ऑडियो फीडबैक देता हूँ उसमें, टेस्ट सीरीज भी अभी इंक्लूड कर दिया हमने। और इसके अलावा जो लाइव सेशन होंगे वो भी आंसर राइटिंग के होंगे, बहुत तगड़ा है मतलब। और आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया इसका, 2027 आंसर राइटिंग का एक वीडियो बनाया है। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो में जानकारी दी गई है कि इसमें क्या क्या शामिल है। और आपको और जानकारी चाहिए इसमें तो देखो, अपने ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं ना, 2 नंबर है यहाँ पे, इनको कांटेक्ट कर लो, ठीक है।
और अर्ली आप ज्वाइन करते हो तो आपको 500 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 6500 रुपये, 6 महीने लाइव क्लासेज, नया कंटेंट, टू दी पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स। आपने देखे हिंदी मीडियम में आजकल वैसे भी अपने नोट्स बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत कर रहे हैं उसमें, नो डाउट है ना। तो ये अपना है ज्वाइन करने के लिए अच्छा मौका आपके पास, और फीस तो बहुत ही अफोर्डेबल है, कुछ भी नहीं है इसमें, और इसमें वो मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। आपका अगला 6 महीने आपको पता नहीं चलेगा अगले 6 महीने कब निकल गए, इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में 8 से 10 घंटे, और वो नहीं कर सकते हो रहने देना, फिर 6500 रुपये मत लगाना। दिन में 8 से 10 घंटे टारगेट स्टडी नहीं कर सकते हो तो मत करना, एक ही रिक्वेस्ट है, मत करना, खुद बोल रहा हूँ मत करना। यदि 8 घंटे 10 घंटे डेली नहीं पढ़ सकते हो, आप में हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है लिखने का, और चाहे बिगिनर हो, आपने कभी नहीं लिखा वो आ सकता है, चाहे आपने सिलेबस पूरा नहीं किया, ये तो काम है, सिलेबस साथ साथ ही तो पूरा होगा। अपना आंसर राइटिंग कैसा है, मैं आपको अल्टरनेटिव डेज पे आंसर राइटिंग कराऊंगा, 2 दिन बीच में छुट्टी आएगी, तीसरे दिन आंसर राइटिंग है ना, डेली नहीं है, डेली आंसर राइटिंग नहीं, 2 दिन का गैप क्यों दिया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, टारगेट दिया जाएगा, एनसीईआरटी चैप्टर दिए जाएंगे पढ़ने के लिए कि इतने पेज से इतने पेज पढ़ के आने, टारगेट दिया जाएगा, साथ साथ पढ़ाई हो सकती है ना। तो आप बिगिनर हो मान लो, तो साथ साथ तो पढ़ ही सकते हो ना, कब तक बिगिनर रहोगे आप, नहीं तो ये मार्केट लूटेगा, जाके दे देना 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये, फिर आके 2 साल 2.5 साल बाद फिर से आना पड़ेगा, इधर ही आना पड़ेगा, कहीं नहीं जाओगे आना तो पड़ेगा मेंटर के पास ही, लौट के फिर से आओगे 2.5 लाख रुपये लौटा के फालतू में, क्योंकि ये अनुभव बता रहा हूँ बच्चों का, बच्चे आ रहे हैं अभी है ना ऐसे करके। तो और इसमें कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कोई शक ही नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, बाकी मैं कुछ और आंसर दिखाता हूँ जो स्टूडेंट लाइव क्लास में लिख रहे हैं, और ये कोई फैंसी आंसर नहीं है, नहीं तो मैं बना के ले आऊँ दिखा दूँ आपको फैंसी आंसर नहीं है, बच्चों के रियल टाइम के आंसर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो, जैसे हम सोसाइटी के आंसर देखें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, समान आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच में अंतरजातीय विवाह, ये 2024 का क्वेश्चन आ चुका है। हम क्या करते हैं अपने सेशन में पीवाईक्यू भी लेते हैं और नए क्वेश्चन भी लेते हैं, दोनों लेते हैं ताकि हमारा दोनों काम हो जाए, मतलब मिक्स अप्रोच रखते हैं कि यूपीसी के पीवाईक्यू भी लेंगे आंसर राइटिंग में, तो एक अप्रोच रहेगी हमेशा, और साथ में नए क्वेश्चन भी ले लेंगे कि नए क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं ऐसे। तो आप इस क्वेश्चन में देखो कि जैसे जाति का आधार अंतर विवाह है और इसका उन्मूलन अंतरजातीय विवाह से संभव है, अम्बेडकर के अनुसार। ये अच्छा रहता है आजकल है ना, ये ठीक रहता है कि अच्छे कोटेशन डालो इसमें है ना, और बाद में डेटा भी लिखो साथ में कि जैसे अपन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसके डेटा देखें तो अभी लगभग 5 से 10% ये मतलब अंतरजातीय विवाह देखे जा रहे हैं, और वही अंतर धार्मिक विवाह की देखें तो वो दर बहुत कम है, 1-2% से भी नीचे है। तो इसके रीजंस क्या है वो आपको बताने हैं क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तो अंतरजातीय विवाह क्यों बढ़े, और समान जो विशेषकर जातियाँ हैं उसके अंदर अंतरजातीय विवाह ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि उनके आर्थिक, आप कह सकते हो आर्थिक सिस्टम उनका सेम है, लगभग कोई किसान है मान लो, ज़्यादातर ओबीसी वाली जातियाँ होगी है ना, तो उनमें समान दर्जा है, समान संस्कृति है, खान पान है, मतलब ये सोसाइटी में ये चीज़ें मायने रखती है, वो चीज़ें हैं, मतलब साथ में उनका एक साथ उत्थान हो रहा है, शिक्षा, रोजगार है ना, ऐसे करके। तो इससे बहुत सारे पक्ष है। तो ये मेन, जैसे ये मेन डिमांड थी और ये सब हेडिंग है, ठीक है, सब हेडिंग लिखा तो 2-3 लाइन में खत्म कर दी, एग्जाम्पल दिया। दूसरा जैसे समान ये दिया एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले बोला था डाइवर्सिटी, जितनी अच्छी डाइवर्सिटी और साथ में लॉजिकली वे में आप देखो, और अच्छी फॉर्मेटिंग, सारे मानकों पे ये आंसर खरे उतरते हैं। आप अपने आंसर को जज कर लेना कभी भी कि आपकी फॉर्मेटिंग बेस्ट है, एक तो साफ सुथरा इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, ठीक है, हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, चल जाएगा, खराब नहीं चलेगी, बिल्कुल खराब नहीं चलेगी, खराब नॉर्मली चल जाएगी, मतलब एवरेज चल जाएगी, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो, एवरेज चल जाएगी, ठीक है, पढ़ने योग्य हो, मतलब कहने का मतलब पढ़ने योग्य चल जाएगी। और क्वेश्चन की डिमांड मायने रखती है, क्वेश्चन की डिमांड से भटकना नहीं है, टू दी पॉइंट लिखना है, और डाइवर्सिटी और लॉजिकल, बस ये फार्मूले अपने आंसर राइटिंग के 3-4 फार्मूले, और वो फैंसी नहीं चलेगा। अब आप जो देख रहे हो ना यूट्यूब पे आते हैं आपको आकर्षित करने के लिए, फैंसी बच्चे आकर्षित भी हो जाते हैं, फैंसी आंसर नहीं चलेंगे। अब डाइवर्सिटी क्रिएट करो ना, मौलिकता से लिखो ना। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट था उसमें भूल गया जो बताना, मौलिकता, कितना आप अपने दृष्टिकोण से लिखते हो, जीवंतता के साथ में लिखते हो, उत्साह के साथ में लिखते हो, वो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये कोचिंग वाली वो है रेंज। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ किसी का भी आंसर एक जैसा नहीं होता, कॉपी करने की कोशिश मत करना, अपना आंसर, अपने विचार, अपने आइडिया निकाल के लेके आओ कागज़ पे, उसमें रचनात्मकता आएगी, हमेशा नयापन दिखेगा। नहीं तो वही घिसे पिटे एग्जाम्पल, वही पॉइंट सेम 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 सेम, वो नहीं करना है। तो इससे फ़ायदा मिला है बच्चों का, उनको आत्मविश्वास बढ़ा है कि यार मेरे आंसर भी यूनिक है, चाहे मेरे फैक्ट अलग है, मेरे डाटा अलग है, या मेरे पॉइंट्स अलग है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी तो सही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स खूब डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटे से पॉइंट क्यों बढ़े, तो इनके लिख दिए पॉइंट, 5 पॉइंट आ गए। अब अंतर धार्मिक विवाह कम होने के कारण क्या है, तो उसके अंदर भी
पॉइंट आ जाएंगे, 5 6, ठीक है, 5 पॉइंट इसके आगे, और साथ में सीमाएं क्या है उसकी सीमाओं को लेकर भी उन्होंने बता दिया। लेटेस्ट जो केस है मतलब केस भी बता दिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वगैरह वो भी बता दिए। अब यार क्या करोगे 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में, 150 वर्ड का था ना ये, 2 पेज का ही होगा, हाँ 150 वर्ड में, और क्या करोगे 10 10 15 15 पॉइंट आपने लिख दिए। नॉर्मली हम पहले लिखते थे 5 6 पॉइंट, तो इसका अंतर तो आया है ना। आप यदि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, सेल्फ आंसर राइटिंग करो, तो इस बात को ध्यान रखना, बात मान लेना, 8 8 9 9 पॉइंट, यदि एक डायमेंशन है तो 8 8 9 9 पॉइंट ठोक दो उसमें। 2 डाइवर्शन लिख रहे हो तो 6 6 12 पॉइंट लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो तो 15 लिख दो, 5 5 5 5, है ना। जितनी क्वेश्चन की डिमांड है वो डाइवर्सिटी क्रिएट करो, ठीक है, वो डेटा खूब यूज करो। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो मतलब डाइवर्सिटी के साथ में लिखना है, कितने पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें बड़ा अंतर है, जब से हमने टॉपर्स की कॉपीज को अपने आंसर राइटिंग में शामिल किया है, डिस्कशन करने में बड़ा अंतर आया, बहुत चरघातांक के अंतर आया है। बच्चे खुद समझ गए, तुरंत उनके माइंड में क्लिक हो गया, यार ये तो कर रहे हैं टॉपर, हम भी ये कर लेंगे, है ना, वो कर लिया जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी इसमें ज़्यादा है। हाँ, जैसे इनकी और कॉपी भी मिल जाएगी। और ऐसे एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने अच्छे आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ बोर्ड पे थोड़ी सुंदर राइटिंग थी तो मेरे लिए प्रेजेंट करना आसान था, बाकी और भी बहुत सारे हैं, मतलब एक बच्चा नहीं है। शुरू में एक ही था, अभी गिनती बढ़ते बढ़ते 20 30 50 तक चली गई है ना। और बहुत सारे आंसर राइटिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो अभी जो बता रहा था नया वाला बैच आ गया, बाद में फिर बच्चे बाद में बोलते सर हमें पता ही नहीं चला। 2027 का ये नया बैच लॉन्च हो चुका है, उसकी क्लास 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी। पहले आओ पहले पाओ सीट, है ना, लिमिटेड सीट है। जैसे ये क्वेश्चन एथिक्स का है, एथिक्स की क्लास भी अभी एंड हुई है जस्ट, उस पहले वाले बैच में। जैसे क्वेश्चन है भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति, आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय होने चाहिए। तो मेन फोकस इस पे कि इसके क्या उपाय होने चाहिए ना उत्थान के लिए, मूल्यों के लिए। तो सबसे पहले देखो कितना बढ़िया कोटेशन लिखा है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्क वाला बनाना है तो माता पिता, ये सब बढ़िया है। हमने ये डिस्कशन किया था क्लास में कि सबसे बढ़िया इथिक्स में हम इंट्रो जो लिखे ना, तो ऑलरेडी जो पिछले के सालों में जो कोटेशन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन हर साल कोटेशन के आते हैं, कोटेशन बेस, उन्हीं को यूज़ कर लो भाई। कंटेंट कहीं से बाहर से नहीं लाना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट नहीं करना कंटेंट का, हाँ इंपोर्ट नहीं करना, आयात नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, जो ऑलरेडी इथिक्स में पूछे जा सके उन्हीं को यूज़ करना सीखो, यानी गागर में सागर, यानी बूंद बूंद से गढ़ा में बनना है। तो ये बच्चे ने अप्लाई बहुत जल्दी करते हैं, मतलब इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सीखने की ललक है ना बहुत, इतनी जल्दी है, बस इशारा करते ही काम, है ना। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन की डिमांड कहती है बुनियादी मूल्य उत्थान के लिए उपाय। तो जैसे परिवार संस्कार, और उसमें भी एग्जाम्पल्स, विदाउट डेटा एग्जाम्पल्स के बात ही नहीं कर रहे हैं बच्चे। मेन पॉइंट लिखा फिर एग्जाम्पल, और इनमें देखो कोई डायग्राम फ्लो चार्ट फैंसी नहीं है ना। और आज से 2 साल पहले मैं खुद बता रहा था आपको कि खूब फ्लो चार्ट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। देखो हर दिन बदलना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। जो अदर जो टॉपर्स है वो क्या करके आए, उनके अच्छे मार्क्स आए, हमें हर दिन सीखना पड़ेगा। अब वो घिसा पिटा वो पैटर्न नहीं चलने वाला है इस बात को ध्यान रख लो। यदि ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे सारे के सारे अप्लाई हैं, जो मैंने आपको टिप्स दिए थे आंसर राइटिंग के, है ना। तो ये ध्यान रखो, ठीक है, मूल्य आधारित। और ये तो एक कॉपी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने खुद के मॉडल आंसर लेके आता हूँ, मैं खुद हाथ से बनाता हूँ, वो मॉडल आंसर लेके आता हूँ, वो आपको मॉडल आंसर मिलता है। ये गुड कॉपीज मिलती है, जो क्लास में 5-10 बच्चे अच्छा लिखते हैं उनकी गुड कॉपीज मिलती है ना। ऐसे करके चलता है सिस्टम। तो मूल्य आधारित शिक्षा, इसमें भी एग्जाम्पल आएगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी जागृति पुस्तक, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, ये यूनिक है, मतलब आप ये चैट जीपीटी वो वाला आंसर नहीं है, ये मौलिकता वाला आंसर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, यहाँ पे ये बात की, है ना। और जैसे रोल मॉडल का एग्जाम्पल, कितने रोल मॉडल के एग्जाम्पल दिए हैं, हाँ ठीक है। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी जो चलता रहता है, न्यूज़पेपर में कई बार आता है, कई बार यूज़ करते हैं उनका। कानून का अनुपालन की बात करते हैं, मीडिया की भूमिका बताते हैं, पुरस्कार और मान्यता की बात करते हैं, डिजिटल जागरूकता। एक चीज़ देखो आप, ये 150 वाला क्वेश्चन है और पॉइंट कितने हैं, 8 पॉइंट, और वो भी तगड़े वाले पॉइंट है, कोई सामान्य पॉइंट नहीं कि एक पॉइंट लिख के छोड़ दिया, ऐसे दिखा दिया, डाइवर्सिटी दिखाने के लिए दिखा दी ना। मैंने आपको पहले बोला था डाइवर्सिटी के साथ गहराई होनी चाहिए और विद एग्जाम्पल डेटा के साथ में उसको साबित करो, यानी तार्किक विश्लेषण करो, ये आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो प्रॉपर इंट्रो, यानी कोई कोटेशन यूज़ किया, क्वेश्चन की मेन डिमांड की हेडिंग बनाई और उसके अंदर सब हेडिंग में 8 पॉइंट लिखे और उसमें सारे में सारे में एग्जाम्पल, और फिर निष्कर्ष, बढ़िया से निष्कर्ष,
कितना बढ़िया से लास्ट में निष्कर्ष लिखा कि खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और ये नॉर्मल है, लेकिन लिखना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, मतलब दिल खुश होता है कि ऐसे आंसर देख के, और खुद को भी खुशी मिलती है कि एज ए मेंटर मतलब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है ना। और ये आंसर मैंने नहीं सिखाए उनको, खुद अपनी मेहनत से करके क्लास में आए। बस अब मुझे वो काम करना है कि तराशना है, मेरा एज ए मेंटर वो काम है, बिगाड़ना नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसकी बाल की खाल निकाल के इस आंसर की कर दी गड़बड़ एकदम। ज़्यादातर कई जो नौसिखिए होते हैं या जिनका अनुभव नहीं होता, जिन्होंने कभी एग्जाम ही पास नहीं की मेंस की, वो आपको अलग तरीके से ज्ञान देने लगते हैं। ये क्या लिखा है, फ्लो चार्ट बनाओ, आजकल तो डायग्राम चलते हैं, ये बनाओ वो बनाओ ना। नवाचार है, मौलिकता है, अपने आंसर को बनाए रहने। तो मैं इनको कभी, मुझे बहुत खुशी होती है कि इनके आंसर को मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना पड़ता, नॉर्मली ही फॉर्मेटिंग दे के, कभी कोई गलती होती तो बता देता हूँ कि ये मत करो, बाकी ज्ञान ज़्यादा नहीं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ और आगे बढ़ते रहे। एक ही बात बोलता हूँ कि कछुए की चाल से अगले 15 महीने मोमेंटम बनाए रखना अपना, सतत रूप से कभी ब्रेक मत करना, चाहे बीमार भी हो जाओ कभी, है ना, लिखते रहना बस एक ही कंडीशन लगाइए उनको ना, और कोई कंडीशन नहीं है, खुद अपनी तरफ से। और ऐसे बहुत सारे, मतलब बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आंसर राइटिंग बेच इस हिसाब से आगे चल रहा है। और ये बदलाव मैंने बोला ना कि आजकल नया ट्रेंड सीखने से बदलाव आया है, नहीं तो यही आप 2 साल पहले मेरी खुद की कॉपी देखो, या जो अपने मेंटरशिप में बच्चे हैं उनको पूछ लेना, उनको ज़्यादातर मैं फ्लो चार्ट ही करवा रहा था। लेकिन अब जब ट्रेंड ही नहीं है उस चीज़ का, रिसर्च करना पड़ता है कि यार मेरे नंबर कम आए थे, मेरे जो साथी जो सेलेक्ट होकर चले गए हिंदी मीडियम में, उनके नंबर ज़्यादा मेरे से कैसे आए, जबकि मेरे में अनुभव काफ़ी अच्छा था उनसे, जबकि वो नए बच्चे थे। फिर उनकी कॉपियाँ खंगाली, फिर पता चला यार ये गलतियाँ थी अपनी। और फिर अभी 2025 के मेंटरशिप सेशन हमने किए, उसमें कॉपियाँ देखी, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आप जानते हो कि बहुत ही मतलब कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जो मेंटर मुझे भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा का जैसे क्वेश्चन है, मेन चीज़ वही है, जैसे डाइवर्सिटी कितनी लिख रहे हैं, हर वो विथ एग्जाम्पल डेटा। मतलब अब जैसे ये है कि कानून का शासन, तो यहाँ पे लिखा टीन सेशन के मत के अनुसार, जो इंग्लिश में लिखा है इन्होंने कोटेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे जच रहा है तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कोई कोटेशन लिखने से कोई बुराई नहीं है, जच रहा है, समझ रहा है, एग्जामिनर समझ आएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे उल्टा, अच्छी समझ के साथ में, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी देखो आप 6.1 पे, और दूसरी डाइवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई 5 पॉइंट, इस पे 11 पॉइंट लिख रहे हैं। और कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ वो नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका स्वागत है आंसर राइटिंग 2027। फिर से ये ट्रेंड निकलने जाए, बाद में जाके कमेंट करोगे सर हम तो बहुत लेट हो गए, अब क्या करें। अच्छा मौका है, 2027 का सेकंड बैच आ गया। पहला बैच तो प्री प्लस मेंस का था, वो तो अभी भी चल रहा है। चाहो तो जिन बच्चों को प्री प्लस मेंस चाहिए तो वो अभी चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी मिलेगी उसमें, तो आप चाहो तो प्री प्लस मेंस ले लो। और आप चाहते हो लाइव करना चाहते हो तो अभी केवल मेंस का, ये प्री का नहीं है। अभी जो प्री का आएगा वो दिसंबर के बाद में आएगा। जैसे आपकी चिंता होगी सर प्री का कैसे करेंगे, तो ये अभी 6 महीने आप मेरे साथ आंसर राइटिंग करो, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका मेंटर कैसा है, ठीक है। और दिसंबर के बाद में हम एक छोटी सी फीस के साथ प्री का और स्टार्ट करते हैं। मतलब जनवरी से लेकर मई के बीच में प्री का, उसमें टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज और टारगेट रहते हैं। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, टारगेट देता हूँ खूब और टेस्ट लेता हूँ। वो मेंटरशिप चलती है प्री की, है ना। और ये है मेंस की मेंटरशिप, इसमें भी वही पढ़ाता नहीं है, टारगेट, खतरनाक वाले टारगेट, और पढ़ के आओ, समझाया जाएगा पूरा, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, नोट्स बनाने, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आपका स्वागत है, और आपको मैंने बता दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। आप यदि हिंदी मीडियम में तो सोचना भी मत, ठीक है, इधर उधर जाने की, सीधा आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।